नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, हम चर्चा करेंगे बिहार की। और बिहार पर चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है दिल्ली के, देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट नवीन उपाध्याय जी को। मूलतः बिहार से हैं, करीब 4 दशकों का, 40 वर्षों का पत्रकारिता का अनुभव है। बिहार को समझते हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका लाइव सिटीज पर। धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी। नवीन जी, बिहार के आप हैं और बिहार में क्या चल रहा है इधर के दिनों में। आपने बिहार के तमाम राजनेताओं को, जो अभी मौजूद हैं, उन्हें बहुत करीब से देखा है। देखिए, नवीन उपाध्याय जी की पहचान ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जब चारा घोटाले का उद्भेदन हो रहा था, तो उसमें इनकी प्रमुख भूमिका थी। तो चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान अभी रहे नहीं, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, सबों को, इनकी राजनीति को नवीन जी ने बहुत करीब से देखा है। खैर नवीन जी, हम जानना ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर जो इन दिनों चर्चाएं हैं, अफवाह हैं, गहमा-गहमी है कि कभी ये बात कही जाती है कि कांग्रेस सौतेलापन का व्यवहार कर रही है, लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव डाल रहे थे, यह भी बात कि वे एनडीए की ओर जाते दिखाई पड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार न इधर के दिखाई पड़ रहे हैं, न उधर के दिखाई पड़ रहे हैं। ललन सिंह ने तो पद छोड़ ही दिया। और अब जो पीएस ग्रुप है नीतीश कुमार के इर्द गिर्द, वे भी इन अटकलों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे कहते हैं राजनीति संभावनाओं का खेल है। कब हार्ट अटैक हो जाएगा कौन जानता है। तो नीतीश कुमार को आज की तारीख में आप कहां देख रहे हैं? दिल्ली में क्या चर्चा है? क्या नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में बने रहेंगे या फिर से पलटकर एनडीए में चले जाएंगे? क्या लगता है, क्या कहते हैं जो विशेषज्ञ हैं, पॉलिटिकल पंडित हैं? आपकी राय क्या है? नीतीश कुमार के मिजाज को भी आप समझते हैं। देखिए, जहां तक बिहार की राजनीति ओवरऑल रूप से देखिएगा तो मेरा मानना है कि बिहार की राजनीति में बड़े एक साइलेंस है। नीतीश कुमार भी कुछ जी। नहीं कह रहे हैं और लालू यादव की तरफ से भी कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है जिससे इस बात हम्म, का एहसास हो कि दोनों पार्टियों के बीच में किसी तरह का डिफरेंस हो और चाहे लीडर्स के बीच में मनमुटाव हो। लेकिन जी। वो सीधे सामने उभर कर आ रही हैं। ये साइलेंस क्या दर्शा रहा है? ये साइलेंस कहीं ना कहीं एक अविश्वास और अस्थिरता को दर्शा रहा है, क्योंकि जी। जिस तरह का वार्मथ रहना चाहिए दोनों पार्टियों में वो नहीं है। हम्म, और इस तरह हम्म, के एक्सपेक्टेशन मीडिया में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे हैं, उसको किसी तरीके से बहुत स्ट्रांगली उसको विराम देने की कोशिश नहीं की जा रही है। नीतीश कुमार ने भी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है कि जिस तरीके से ये सब सारी अफवाहें चल रही हैं ये बेकार हैं और हम एनडीए में मेरे जाने की कोई संभावना नहीं है। और चाहे जो भी वो क्लैरिफाई कर सकते थे, वो जिस जी। तरीके से करना चाहिए आज के दिन में उन्होंने नहीं किया है। देखिए, हम्म, नीतीश कुमार की राजनीति को समझने के लिए उनको समझना पड़ेगा आपको कि उनकी राजनीति के दो पहलू रहे हैं। एक हम्म, पहलू क्या रहा है, वो विकास का पहलू रहा है। जहां भी वो रहे उन्होंने विकास की बात की और बहुत हद तक बिहार को ट्रांसफॉर्म करने में भी उनका योगदान रहा है। लेकिन जी। दूसरा पहलू जो उनका रहा है वो सेल्फ सेंटर्ड, वो हम्म, व्यक्ति अपने अपनी राजनीति वो करते हैं। इस इसके आत्मकेंद्रित। कारण आप हाँ, सेल्फ सेंटर्ड उनकी राजनीति रही है, जिनके जिनके कारण ये भी हुआ है कि उनकी पार्टी भी कमजोर हुई है और उनकी पार्टी में जी। सेकंड रंग का कोई लीडर कभी हम्म, अस्थायी तौर से रह नहीं पाया है। जब भी कोई पावरफुल हम्म, होने की कोशिश की गई है तो उसको दरकिनार कर दिया गया है। तो हम्म, ये दो पहलू उनकी राजनीति के रहे हैं और इतने दशक से इसी तरह की वो राजनीति किए हैं। तो अब ये मानना कि इन सनसेट ऑफ हिज पॉलिटिकल कैरियर वो बदल जाएंगे, ये गलत होगा। तो मेरा मानना है कि वो जो भी करेंगे वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके करेंगे। वैसी स्थिति में क्या संभावनाएं बनती है, जो आप बोल रहे थे कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, तो मेरा जी। मानना है कि जो संभावनाएं सामने उभर कर आ रही हैं हम्म, कि वो एक चीज क्लियर है कि नीतीश कुमार के लिए 2025 के असेंबली इलेक्शन के बाद चीफ मिनिस्टर बने रहना असंभव है, क्योंकि लालू हम्म, यादव भी नहीं चाहेंगे कि वो रहें। क्यों चाहेंगे लालू यादव कि हम अपना सब कुछ सपोर्ट करके इनको बनाए रहें, और बीजेपी भी हम्म, नहीं चाहेगी। तो ऐसी हम्म, स्थिति में नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि 2025 के बाद किसी तरह की संभावनाएं उनके लिए नहीं रहेगी। तो जो भी स्टेप उनको लेना है, मेरा मानना है कि वो आने वाले दिनों में लेंगे। दो संभावनाएं बनती है, एक तो वो जी। एनडीए के अंदर रहें
और एनडीए के अंदर, इंडिया ब्लॉक के अंदर रहें और इंडिया ब्लॉक के अंदर रहकर अपने लिए एक प्रमुख भूमिका तलाश करें, ताकि इंडिया ब्लॉक के कन्वीनर के रूप में रह सकें, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक पहचान रहे, और है भी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वो नेगोशिएट कर सके और अपने आप को पावरफुल बना के रेलिवेंट किए रहे। इसके दिशा में उन्होंने पहला जो काम किया है कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए हैं, ताकि पार्टी के प्रेसिडेंट रहने के कारण उनको नेगोशिएट करने दूसरे एक ये उनको प्लेटफॉर्म है जहां से वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आने वाले दिनों में उनको बिहार के मुख्यमंत्री के पद से हटना पड़े तो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपने आप को एसर्ट कर सकते हैं। एक ये संभावना है। दूसरी संभावना जो बार बार कही जा रही है कि वो एनडीए में जा सकते हैं। रूल आउट कुछ भी नहीं कर सकते हैं नीतीश कुमार के, कितना भी वो कहेंगे, कहे कि वो कोई नहीं जानता है कि वो क्या करने वाले हैं। आज जब तक दिनों से हम लोग देख रहे हैं, तो वो संभावना अगर आप देखिएगा तो क्या हो सकती है, क्या आज एनडीए उनको दे सकता है जिस कारण वो जा सकते हैं। दो पॉसिबिलिटी बनती है। एनडीए उनको किसी भी हालत में, मेरा मानना है कि 2025 में चाहे कुछ भी हो जाए, उनको चीफ मिनिस्टर के रूप में कंटिन्यू कराने के लिए हमको नहीं लगता है कि बीजेपी तैयार होगी। अगर बीजेपी 2024 में सत्ता में, सेंटर में आ जाती है तो किसी हालत में नहीं। तो बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार से जो भी गठबंधन हो वो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए हो, ये चाहेगी बीजेपी। और उसमें उनको क्या ऑफर दिया सकता है? उनको ऑफर दिया सकता है दो चीज, एक तो सेंटर में मंत्री बन जाए, और दूसरा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब चीजें। वो तो है ही नहीं, खाली ही नहीं है अभी नहीं, 2025 की बात हम कर रहे हैं। 2025 के लिए वो एक अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है, वो दूर की बात है, लेकिन एक पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। नीतीश कुमार को समझा सकते हैं, जो कि मेरा मानना है कि नीतीश कुमार इसको तैयार शायद नहीं हो, कहे कि कल अगर बीजेपी, और नीतीश कुमार, नवीन जी मैं एक मिनट रोकता हूं, नीतीश कुमार जिस नेचर और सिग्नेचर के हैं, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी जिस तरीके के नेचर और सिग्नेचर के हैं, कि नीतीश कुमार को कोई संवैधानिक पद, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जिस तरीके के पदों की आपने बात की, वैकेंसी में भी बहुत वक्त है, अभी तो द्रौपदी मुर्मू चुनी गई हैं, कि नीतीश कुमार वैसे नेताओं में नहीं है जो सुबह उठकर 5 बजे शपथ ग्रहण करा दे, तो वहां तो संभावनाएं बनती नहीं है। हाँ, और फिर आप कह रहे हैं 2024 के पहले केंद्र में मंत्री बन जाना, इसका कोई माने मतलब रहता नहीं। 2024 के पहले हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 2024 के इलेक्शन के लिए दोनों पार्टियों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, और 2024 के इलेक्शन के बाद वो सेंटर में कोई पद उनको मिले। ये एक संभावना बनती है जो उनको एक राजनीति को सूट करती है, जो जिस तरह की वो व्यक्तिगत राजनीति करते हैं। अगर इंडिया ब्लॉक के अंदर उनको एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन नहीं मिलता है, तो ये सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि होने वाली है, ना मेरे पास कोई उसका इंफॉर्मेशन है, लेकिन राजनीति में जिस तरह की संभावनाएं बनती है और जिस तरह का साइलेंस है नीतीश कुमार के फ्रंट पर, और जिस तरह का एक अविश्वास और अस्थिरता का माहौल बिहार में बनते जा रहा है, तो इससे इन संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, ये मेरा कहना है। तो नवीन जी, आप ये कह रहे हैं, आपने यह भी कहा कि जो नीतीश कुमार की राजनीतिक जिंदगी है वह सूर्यास्त की ओर बढ़ चली है। तो आपने यह भी कहा, देखिए कि बीजेपी 2024 के बाद या 2025 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री नहीं रहने देगी। तो नीतीश कुमार यदि एनडीए की ओर जाते हैं तो एनडीए क्या जैसा सम्मान नीतीश कुमार को पहले देती थी वैसा ही सम्मान देगी, या फिर कूटनीतिक चाल में नीतीश कुमार फंस जाएंगे और बीजेपी नीतीश कुमार का एंड कर देगी? देखिए, ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। पहले तो हम लोग इस बात को मान के नहीं चल सकते कि वो जा ही रहे हैं, लेकिन जस्ट इन केस अगर वो जाते हैं, किस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करेगी, वो टोटल डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिजल्ट 2024 के इलेक्शंस में आते हैं। अगर एनडीए को नीतीश कुमार पर डिपेंड रहना है, तब तो नीतीश कुमार बार्गेनिंग पोजीशन में रहेंगे और वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत पावरफुल बहुमत से बीजेपी सत्ता में आती है, तो मेरा मानना है कि जिस तरह की राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह करते हैं, तो उसमें नीतीश कुमार के लिए बहुत कोई सम्मानजनक और बहुत कोई अच्छा पोजीशन रहे, ये हम नहीं मानते हैं। आप इस तरह आप देखिए, केवल सामने देखिए चीजें
कि क्या हुआ शरद पवार के साथ और क्या हुआ शिवसेना में। जिस तरीके से शिवसेना को बीजेपी ने बर्बाद कर दिया, एक तरह से बदला लिया गया, क्योंकि शिवसेना ने एक्जेक्टली यही किया था जो नीतीश कुमार ने किया कि पार्टी छोड़कर अपने तो उनको बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तो मेरा मानना है कि ये हमेशा नीतीश कुमार के लिए खतरा रहेगा और इस खतरे को वो सोचेंगे, वो कंसीडर करेंगे, कोई भी स्टेप वो लेंगे तो मेरा मानना है कि वो आने वाले दिनों में वो सोच समझ कर लेंगे। ये भी पॉसिबल, मेरा अधिक पॉसिबिलिटी है कि वो इंडिया ब्लॉक के अंदर ही रहेंगे। मेरा ये मानना है कि आज के दिन में देखिए, अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी का लॉस होगा उनके लिए। और मान के चलिए आप कि वोटर्स जो है कहीं ना कहीं इस बात को, शायद ये बिहार का वोटर उनको माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि कितने बार आप रंग बदलिएगा। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को ये एंड गेम हो जाएगा उनकी राजनीति का, अगर वो पाला बदलते हैं आज के दिनों में। तो मेरा मानना है कि बहुत हो सकता है कि वो जो राजनीति अभी कर रहे हैं वो एक प्रेशर की राजनीति भी हो सकती है, जो उनको सूट करता है। इस तरह के अफवाहें अगर चले तो उनको सूट करता है, क्योंकि उनको बार्गेनिंग पावर बनता है विद इन इंडिया ब्लॉक। ये भी हो सकता है। नहीं, वो ठीक है, नवीन जी की बार्गेनिंग पावर बनता है, लेकिन कांग्रेस भी तो सौतेलापन का व्यवहार कर रही है ना। जिस इंडिया ब्लॉक को खड़ा किया नीतीश कुमार ने, जिन नेताओं को कांग्रेस इकट्ठा नहीं कर सकती थी, नीतीश कुमार ने इकट्ठा किया। 23 जून 2023 को पहली बैठक हुई और अब उसी इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार की बात सुनी नहीं जा रही है। सीट शेयरिंग पर कोई बात नहीं होती है। इतनी देरी कर दी गई कि पूछिए मत क्या तैयारी आप करेंगे। दूसरी बात, जब कन्वेनर बन जी मैं सवाल पूरा कर लूं। दूसरी बात, जब कन्वेनर बनाने की बात हुई तो ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे ला दिया, अरविंद केजरीवाल ने समर्थन कर दिया, नीतीश कुमार किनारे लग गए। तो इंडिया ब्लॉक में भी उन्हें सम्मान, देखिए एक और खतरा है कि बीजेपी आगे बर्बाद करेगी उनका इस्तेमाल कर, और अभी इंडिया ब्लॉक में कोई वजन ही नहीं, मतलब उनकी बातें सुनी ही नहीं जा रही है कि होना क्या है नीति। और फिर जो आपने कहा ओपनिंग रिमार्क्स में ही नीतीश कुमार की चुप्पी, जब नीतीश कुमार चुप्पी साधे होते हैं तो कोई तूफान खड़ा हो जाता है, जब छुट्टी मनाने राजगीर जाते हैं तो कोई तूफान खड़ा हो जाता है। ये देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने बहुत सही आकलन किया है कि जिस तरीके से जिस तरह का प्रेफरेंस नीतीश कुमार को मिलना चाहिए था विद इन इंडिया ब्लॉक, नहीं मिला है। नीतीश कुमार ने डेफिनेटली बहुत बड़ा स्टेप लिया था जब उन्होंने बीजेपी के साथ छोड़कर आरजेडी में आए, और जिस तरह का उन्होंने सारे पार्टियों को लाकर एक अलायंस को बनाने की दिशा में नीतीश कुमार ने जो प्रयास किया, वो डेफिनेटली आज के दिन में जो भी अपोजिशन जहां भी खड़ा है वो नीतीश कुमार के कारण खड़ा है। ये दुर्भाग्य की बात है कि जिस तरह का उनको स्थान मिलना चाहिए था इस अलायंस के अंदर वो नहीं मिला है। वो कांग्रेस के एरोगेंस का प्रतीक है। कांग्रेस पार्टी जहां भी थोड़ा अच्छा करने लगती है तो आप देखें तीनों इलेक्शन में जिस तरह का एरोगेंस इन्होंने दिखाया और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक के सारे अलायंस पार्टनर्स को दरकिनार रखा, और उसका नतीजा उनको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तीनों जगह भुगतना पड़ा। लेकिन पार्टी कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और इसके अंदर तरह तरह के धारा के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नीतीश कुमार को नहीं चाहेंगे कि वो पावरफुल होकर सामने आए। वैसी स्थिति में हम मानते हैं, हम भी अगर नीतीश कुमार की जगह रहते तो हमको भी इस बात का बहुत ही खराब एहसास होता है कि हमने इतना कुछ किया और जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। और दूसरी चीज कि अगर कास्ट इक्वेशन जिस तरह से भारतीय राजनीति में कास्ट और रिलीजन पर राजनीति हो रही है और बीजेपी जिस तरीके से राम जन्मभूमि की राजनीति करने जा रही है 2024 में, एक ही लीडर है मेरे अनुसार, वो है नीतीश कुमार, जो कि नरेंद्र मोदी को राष्ट्रीय स्तर पर टक्कर दे सकते हैं। उनकी जो जाति है कुर्मी जाति, वो हर जगह बहुत ही पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल है। उत्तर प्रदेश में वो एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। तो नीतीश कुमार के साथ जस्टिस नहीं हुआ, ये हम डेफिनेटली इस बात को मानते हैं आपसे। और आज के दिन में भी इंडिया ब्लॉक अगर कुछ तलाश कर रहा है ऑप्शन 2024 में, तो वो एक, हम नहीं कह रहे कि उनको प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट कीजिए, बट आप इंडिया ब्लॉक के कन्वेनर के रूप में नीतीश कुमार डिजर्व करते हैं। बोथ पॉलिटिकल, देखिए पॉलिटिकल उनकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी पर भी अगर देखिएगा तो बहुत लीडरों से अच्छी है। उनकी समझ, विकास उन्होंने बिहार में किया है, तो इन सब चीजों को अगर सामने रखिएगा तो डेफिनेटली डिजर्व करते हैं वो कि इंडिया नेशनल कन्वेनर रहे वो इंडिया ब्लॉक के।
ठीक है, नेशनल कन्वीनर रहे, डिजर्व करते हैं। लेकिन देखिए, जब हम बात इंडिया ब्लॉक और एनडीए की करते हैं, किधर रहेंगे किधर नहीं रहेंगे, ये नीतीश कुमार ही जानते होंगे। लेकिन बिहार के मोर्चे पर भी, जहां महागठबंधन की सरकार है, वहां भी उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ये खबरें बीच में तैरती रही कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का अत्यधिक दबाव लालू यादव बनाए हुए। 2022 में जब महागठबंधन की सरकार बन रही थी, तो क्या समझौता हुआ था, या न मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता होगा। लेकिन लालू यादव जीते जी चाहते हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए। तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव नीतीश कुमार झेल पाएंगे इतनी जल्दी में? क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर भी अंदर खाने में बहुत कुछ चल रहा है, और शायद यही वजह रही कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद स्वयं कबूल करना पड़ा। देखिए, जब तक नीतीश कुमार के लिए कोई ऑल्टरनेटिव भूमिका नहीं फिक्स हो पाती है राष्ट्रीय राजनीति में, तब तक तो हम नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सब कुछ सौंप कर और घर बैठ जाएंगे। नीतीश कुमार ऐसे व्यक्ति नहीं है कि वो सब कुछ सौंप कर और घर बैठकर और सुबह में लोगों के साथ बैठ के चाय पी रहे हैं। वो एक्टिव नेता है, वो सुबह शाम राजनीति करने वाले हैं। 3 आदमी जो बिहार में है, ये अब रामविलास जी नहीं रहे, वो चाहे लालू जी और चाहे नीतीश कुमार और चाहे सुशील मोदी भी, ये लोग सुबह से उठकर राजनीति करने वाले हैं। इन लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि घर बैठ जाएंगे, वो नहीं होगा। इनको एक अलग भूमिका मिलनी पड़ेगी, और उसी भूमिका की तलाश में हम कह रहे थे कि वो राष्ट्रीय स्तर पर वो कोई राजनीति ऑप्शन ढूंढेंगे अपने लिए। अब विद इन एनडीए ढूंढते हैं या विदाउट एनडीए वो और इंडिया ब्लॉक, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आज के दिन में अगर हमको कहिएगा आप कि नीतीश कुमार सब कुछ छोड़कर तेजस्वी को की ताजपोशी कर देंगे और अपने घर बैठ जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं लगता है। जी, तो तेजस्वी की ताजपोशी नहीं करेंगे, तो फिर जो राष्ट्रीय जनता दल कहता है सबसे बड़ी पार्टी, हम कितना इंतजार करें? उनके नेता इस तरीके की टिप्पणी करते रहते हैं जिससे नीतीश कुमार आहत हो जाते हैं। जैसी टिप्पणी आप देख रहे थे कि एनडीए के शासनकाल में जो उनके डिप्टी सीएम थे, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, जनक राम, जीवेश मिश्रा जैसे कनिष्ठ लोग, जूनियर लोग, उनकी भावनाओं से, उनके बयानों से रामसूरत राय, नीतीश कुमार आहत हुआ करते थे। ठीक वैसा ही व्यवहार अभी कई नेता कर रहे हैं, सुनील सिंह, चंद्रशेखर, जगदानंद के बेटे। और ऊपर से जब देश में वोटों का ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर हो रहा है, आरजेडी के नेता भगवान और मंदिर को टारगेट किए हुए हैं। ये बातें तो नीतीश कुमार को परेशान करती है ना। डेफिनेटली। और देखिए, यही होता है। ये ज्ञानेश्वर जी, आप भी देख रहे हैं बिहार की राजनीति को इतने दिनों से। अब आपके पास जब एडिक्वेट नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, नीतीश कुमार आज बिहार में तीसरे पोजीशन पर हैं, वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। हर आदमी के आकांक्षाओं को अकोमोडेट वो नहीं कर पाएंगे। आरजेडी के अंदर भी बहुत स्ट्रीम के लोग हैं। हमारा नहीं मानना है कि हर जो जितने लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं वो लालू यादव से ही पूछ कर दे रहे हैं। तो वैसी स्थिति में जब आप खुद कमजोर हो जाते हैं और जब ये दिखाई देने लगता है कि आपका भविष्य अब जो है कुछ सालों के लिए है, कुछ वर्षों के लिए है, एज भी एक फैक्टर होता है। और 2025 के बाद मेरा मानना है, आप नोट करके रख लीजिए, 2025 के बाद नीतीश कुमार चाहे किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन में रहें, बीजेपी तैयार नहीं होगी। बीजेपी अपना अगर 2024 में सरकार बनती है तो बीजेपी का प्राइम टारगेट रहेगा बिहार को कैप्चर करना। तो वैसी स्थिति में उनको जब लोग देख रहे हैं कि आप यू आर हेडेड फॉर सनसेट, तो वैसी स्थिति में हर आदमी जो है, कल तक जो सलाम करता था वही आदमी आपको क्रिटिसाइज करने लगा। वो नेचुरल है, उसमें कोई बहुत ज्यादा मीनिंग हम नहीं देखते हैं उसका, कि वो होना ही तय है। क्योंकि अब दिखाई देने लगा है कि नीतीश कुमार को एक डिसाइसिव स्टेप लेना पड़ेगा पॉलिटिक्स में। या तो वो इंडिया ब्लॉक के अंदर रहें और उसके कन्वीनर बन के चाहे जो भी प्रयास करना रहे, और या तो दूसरी भूमिका तलाश कर सकते हैं। देखिए, इसको रूल आउट मत कीजिए। इसको रूल आउट हम इसलिए नहीं करेंगे कि जिस दिन नीतीश कुमार बिहार राष्ट्रीय प्रेसिडेंट बने हैं पार्टी के, उसी दिन हमने एक टेलीविजन चैनल को कहा था कि ये प्रिकर्सर है कोई बड़े स्टेप का। ये स्टेप नीतीश कुमार ने जो लिया है, एक तो पार्टी को बचाने के लिए कि पार्टी पर किसी तरह का प्रेशर आए, स्प्लिट की स्थिति आए, तो हम राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रहे उसको बचा सके। और ये खतरे पार्टी पर उनके रहेगी। जो महाराष्ट्र में हुआ है, अगर उसको आप देखिएगा तो पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर वो प्रेसिडेंट बनकर कुछ हद तक इस पोजीशन में रहे कि बचा सके टूटने से। खतरा तो हमेशा बना रहेगा।
लेकिन सबसे बड़ा हमारा मानना है कि वो प्रेसिडेंट इसलिए बने हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर वो बार्गेनिंग नेगोशिएशन और कर सके अपने लिए, चाहे जो भी है ये सब चीजें, और कोई भी स्टेप ले सके। तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार पर सबकी निगाहें रहेगी। और जो हमने एक चीज कहा है, देखिए वो इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली में जब बैठ कर देखते हैं तो हमको लगता है कि बिहार में एक पॉलिटिकल अस्थिरता और पॉलिटिकल अविश्वास का माहौल है, बहुत शांति है, लेकिन वो शांति जो है वो अविश्वास और अस्थिरता की शांति है। वो शांति इस बात की नहीं है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा है। नहीं, तो ये जो अस्थिरता है, अविश्वास है, ये 2024 के चुनाव को भी तो प्रभावित करेगा, क्योंकि नीतीश कुमार यदि इसी तरीके से खामोश रहे, लालू यादव की कूटनीति अलग रही और इंडिया ब्लॉक बेट 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 कब करेंगे पता ही नहीं। तो ऐसे में, और आप देख ही रहे बीजेपी राम जन्मभूमि 22 तारीख को रामलला पर आने वाले हैं। आज ही हम सुबह अखबारों में पढ़ रहे थे कि बिहार में 90 लाख घरों में अक्षत पहुंचाया जा चुका है। तो वे तो अक्षत पहुंचा दे रहे हैं, यहाँ कोई तैयारी ही नहीं है। इसी के साथ हम दूसरा सवाल ये लेते कि आपने कहा कि यदि नीतीश कुमार बीजेपी की ओर गए भी तो 2025 में नीतीश कुमार कबूल नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि यदि वे 2025 के पहले की बात हम कर रहे हैं कि वे इंडिया ब्लॉक में रह भी गए, तो क्या 2025 के लिए लालू यादव को वे कबूल होंगे मुख्यमंत्री के रूप में? नो, हमको नहीं, हम तो आपको पहले ही बोल रहे हैं कि लालू यादव इस बात के लिए तैयार होंगे कि लालू यादव कब तक इस बात को मानेंगे कि भाई मेरी पार्टी सबसे अधिक लार्जेस्ट सिंगल पार्टी रहे और हम किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए रहे। वो लालू यादव भी नहीं तैयार होंगे। तो वैसी स्थिति में देखिए, नीतीश कुमार को मेरा ये मानना है कि 2024 के बाद बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि 2024 के इलेक्शन के बाद अगर मान लीजिए इंडिया ब्लॉक फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि सत्ता में आ जाता है, तब तो नीतीश कुमार के पास ऑप्शन है कि वो कोई पावरफुल मंत्री बन जाए, चाहे और कोई रोल, और वो बिहार से हट सकते हैं और तब तेजस्वी बन जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में दो संभावनाएं सामने आती हैं। क्या बीजेपी को जरूरत रहेगी नीतीश कुमार की? नो, क्योंकि बीजेपी को अगर जरूरत है तो 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए। अगर वो नहीं रहा तो 2024 के बाद बीजेपी क्यों नीतीश कुमार के साथ समझौता करके उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? नहीं बनाएगी। बीजेपी पूरी तैयारी करके अपने इलेक्शन लड़ेगी, और अगर उनको अधिक सीट आएगा तो वो नीतीश कुमार या तो सपोर्ट करेंगे, नहीं तो नीतीश कुमार को लालू यादव को सपोर्ट करना पड़ेगा। हमारा मानना है कि ये लास्ट टर्म है नीतीश कुमार का एज मुख्यमंत्री, और ठीक है उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि ये, लेकिन हर आदमी का भी एक फेज रहता है जिसमें नीतीश कुमार का भी, आप देखिए शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कोई खराब काम नहीं किया था, बहुत अच्छे ढंग से मध्य प्रदेश को चलाया था, डेवलपमेंट हुआ था, लेकिन सम टाइम हटना पड़ता है। राजनीति ऐसी चीज है कि दूसरों के लिए जगह छोड़ना पड़ता है, पेनफुल होता है, लेकिन अल्टीमेटली उस रियलिटी को सबको स्वीकार करना पड़ता है। हर आदमी जब एज होते जाता है तो उसको स्वीकार करना पड़ता है। ये बात नहीं नवीन जी, ठीक है, स्वीकार तो करना पड़ेगा, लेकिन हम समझना ये चाहते हैं आपके तजुर्बे से, यदि नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रह गए तो लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार में कितना फायदा मिलेगा इंडिया ब्लॉक को? जो सर्वे आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, वो एक दृश्य को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और यदि वे एनडीए में चले गए तो इंडिया ब्लॉक को कितना घाटा होगा, क्योंकि नीतीश कुमार एक फैक्टर तो है। अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रह जाते हैं तब तो ये बहुत पावरफुल अलायंस रहेगा, क्योंकि खास राजनीति को अगर आप बहुत दिनों से समझ रहे हैं बिहार में, क्योंकि लालू यादव का अपना वोट बैंक स्टार्ट ही होता है 30% से, और आज के दिन में यादव और मुस्लिम बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड हैं, और उसके अलावा नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो बहुत ही पावरफुल वोट बैंक हो जाता है। उसके साथ साथ ये भी बात है कि कई सीट्स ऐसे हैं जहां पर ये केवल यादव मुस्लिम कॉम्बिनेशन ही डिसाइसिव हो जाता है, उसमें 5% अगर आप नीतीश कुमार का सपोर्ट बेस जुट जाता है तो हराना असंभव हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में डबल डिजिट में जाने में बीजेपी को स्ट्रगल करना पड़ेगा मेरे अनुसार, चाहे कुछ भी आज के दिन में कोई भी कितना भी बोल्ड क्लेम कर ले, लेकिन मेरे अनुसार बीजेपी को 10 सीट लाने में डिफिकल्ट होगा अगर ये बहुत अच्छा फॉर्मिडेबल अलायंस ये लोग बना ले। लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर जाते हैं एनडीए में, हाँ, तब पिक्चर बदल जाएगी
और पिक्चर बदल जाने बहुत सारे इसके रिपरकशन होंगे। रिपरकशन नंबर 1 ये होगा कि देखिए, पिछले बार नीतीश कुमार और बीजेपी ने 39 सीट्स इस पूरे अलायंस ने जीत लिया था। जी। अब क्या है कि दोनों के पास बहुत कम सीट हैं जो दूसरे को ऑफर कर सकते। नीतीश कुमार यदि इंडिया ब्लॉक में रह गए तो एनडीए के लिए डबल डिजिट भी मुश्किल, लेकिन यदि वे एनडीए की ओर गए तो सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलेंगे और नतीजे भी रिफ्लेक्ट होंगे। नवीन जी। श्योर। ये आप भी पिछले 20 साल का देख लीजिए, जब भी नीतीश कुमार जी अलायंस के साथ रहे हैं, उस अलायंस ने काफी गेन किया है, इसलिए कि देखिए नीतीश कुमार का एक कमिटेड वोट बैंक है। ये आप कुछ भी मान लीजिएगा, उन्होंने ईबीसी के वोटरों के बीच में अपनी पहचान बनाई है और एक फ्लोटिंग वोटर्स जो रहता है, जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड लोगों को सपोर्ट करता है, उसमें नीतीश कुमार की पहचान है। नीतीश कुमार को वो वोट मिलता है, वो कितना भी कम रहेगा तो वो वोट डिसाइसिव हो जाता है। लेकिन देखिए ज्ञानेश्वर, एक बहुत ही आज के दिन में जहां पर नीतीश कुमार खड़े हैं, उसमें उनको कोई भी स्टेप लेने में बहुत बड़ा धर्म संकट है। क्योंकि आज के दिन में नीतीश कुमार, आप जरा याद कीजिए, जब लास्ट बार नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद से नाता तोड़ा था, आरजेडी से नाता तोड़ा था, उस समय की जो स्थिति थी, आज की स्थिति बदल गई है। उस समय लॉलेसनेस चरम सीमा पर था और आरजेडी जी के जो मंत्री थे, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहे थे, वो नीतीश कुमार के लिए डिफिकल्ट होते जा रहा था। उसके अलावा सीबीआई का जिस तरीके से ढेर सारे न्यू करप्शन के स्कैंडल सामने आ रहे थे, वो सब कोई भी चीज आज के दिन में किसी भी तरह का इस तरह का एक्सक्यूज नहीं है नीतीश कुमार के सामने कि वो जिसके आधार पर लालू प्रसाद और आरजेडी का साथ छोड़कर वो बीजेपी में चले जाए। आज के दिन में, आज की परिस्थिति में अगर वो एनडीए में जाते हैं तो नीतीश कुमार को बहुत बड़ा ये होगा, पब्लिक के बीच में अकाउंटेबिलिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी जो पहले से क्वेश्चनेबल है, उनको बहुत बड़ा उनकी साख पर दाग लगेगा नीतीश कुमार की। कोई ऑब्वियस रीजन नहीं दिखाई दे रहा है कि क्यों वो एनडीए की तरफ जाएंगे। किसी तरह का आपस में विजिबल तनाव दोनों पार्टियों के बीच में नहीं है। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए किसी तरह का स्टेप लेना और एनडीए की तरफ जाना, उनके लिए पर्सनली उनकी क्रेडिबिलिटी को बहुत बड़ा उनको धक्का लगेगा। और उसका परिणाम मेरा मानना है कि उसका सेटबैक केवल उनके व्यक्तिगत इमेज पर नहीं रहेगा, आने वाले दिनों में उनके वोट बैंक पर भी पड़ेगा। अल्टीमेटली जो वोटर रहता है वो भी सोचेगा कितने बार जिधर हम जाएंगे उनके साथ क्यों जाएंगे, वोटर गुलाम नहीं रहता है। तो आज के दिन में जो भी तरह का नीतीश कुमार स्टेप लेंगे, वो शायद उनके लिए बहुत सोच समझ के लेना होगा, नहीं तो घातक भी हो सकता है। नहीं, ठीक है, घातक हो सकता है, लेकिन आपने एक बात कही कि नीतीश कुमार का वोट बैंक आज भी बरकरार है। अंतिम सवाल, नीतीश कुमार और लालू यादव क्या लोकसभा चुनाव 2024 में अपने वोट बैंक का ट्रांसफर एक दूसरे को करा पाएंगे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो ईबीसी का वोट बैंक है बिहार में नीतीश कुमार का, उनका यादवों के साथ कन्फ्रंटेशन ग्राउंड जीरो पर बढ़ा हुआ है। ये एक बड़ी चुनौती है। ये हमेशा रहा है, ये हमेशा रहा है। लेकिन देखिए, ये हमेशा रहा है, लेकिन दोनों लीडरों का अपने क्षेत्र में, मेरा मानना है कि क्षेत्र और दोनों का क्षेत्र है, और दोनों के जो सपोर्टर रहे हैं ट्रेडिशनली उनको अपने प्राइड के रूप में देखते हैं। अगर यादव लालू प्रसाद को अपना प्राइड के रूप में देखता है, तो उसी तरह एक तबका है जो ईबीसी का, जो जिसके लिए नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया है, वो उनको अपने प्राइड के रूप में देखता है। और दूसरा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखिएगा तो बीजेपी के बीच में जिस तरह का नेतृत्व, बिहार की बीजेपी का नेतृत्व जो है, एक सडनली वैक्यूम हुआ, जो सुशील मोदी, नंद किशोर, प्रेम कुमार, ये सारे लोग चले गए। जिस तरह का वैक्यूम हुआ, उस वैक्यूम को फिलअप नहीं कर पाया है स्टेट नेतृत्व और सेंट्रल नेतृत्व। तो शायद अगर उसको कैपिटलाइज करना, नीतीश कुमार की कमजोरियों को कैपिटलाइज करना, वो बहुत ज्यादा आसान नहीं होगा। हम आपसे सहमत है कि कुछ हद तक उनके नीतीश कुमार के वोट बैंक में डेंट हुआ है, लेकिन वो इतना नहीं है कि उसको आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। नीतीश कुमार को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो जब तक जिंदा है, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में वो रहेंगे, सेकंड या थर्ड ग्रेड के रूप में बने रहेंगे, उनकी अहमिकता रहेगी वहां पर, इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, कल लाइव से ने पहला ओपिनियन पोल बताया था, पोल एक्सपर्ट कंसल्टिंग की ओर से नीलेश श्रीधर आए हुए थे।
उनका यह मानना है कि यदि नीतीश कुमार एनडीए की ओर गए तो बिहार की 40 सीटों में एनडीए की गिनती 35 से शुरू होगी। इससे सहमत होते हैं? हाँ, अगर नीतीश कुमार अगर एनडीए में जाते हैं तो मेरा मानना है कि वो पॉसिबल है। नीतीश कुमार अगर जाते हैं तो वो तो पिछले बार 39 था, अगर इन लोगों का सारे को मिला दिया जाए तो डेफिनेटली वो 30 के ऊपर ही रहेंगे ये लोग। 30-32 कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है। वैसी स्थिति में देखिए प्रॉब्लम ज्ञानेश्वर जी कहाँ राइज होता है। नीतीश कुमार आज के दिन में जब जाते हैं वो पशुपति पारस का क्या करेंगे, आप चिराग पासवान का क्या करेंगे, मांझी का क्या करेंगे, जितने लोग एनडीए में गए हैं उनको कहां से आप सीट दे पाएंगे, ये समस्या एक खड़ी होगी। और वैसी स्थिति में नया एक समीकरण बिहार में बन सकता है। चलिए, नया समीकरण बन सकता है, उन समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे हम आगे। आज आप मेरे साथ जुड़े नवीन उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते हम अपने दर्शकों से कहते हैं यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।